तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आपकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आपका जो 10th क्लास के लिए जो मैथमेटिक्स और उसका जो हमारा रिवीजन या क्रैश कोर्स जो भी आप कह सकते हैं वो हमारा चल रहा है। तो कल हमने जो है जो पहला चैप्टर जो है वो हमने करना शुरू किया था और वो चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्याओं में जो है ये जो आपका जो चैप्टर था आधा आपका ये हो गया था। तो अब हम बात करते हैं कि जो कल जो हमने 6 पेज किए थे आपके जो मॉडल पेपर एक राहुल टॉप 10 का, जिसमें जो है पुराने आपके क्वेश्चन भी हैं और इसके साथ ही क्या है उसमें वो चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो इसीलिए अब हम चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने करा दिया था ये भी हो गया था। अब चलते हैं तो आपके बड़े क्वेश्चंस पर। ओके, आज मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा क्योंकि हो सकता है शायद आपको क्वेश्चन देखने में कुछ प्रॉब्लम्स होती हो। ओके, अभी आपको हो सकता है क्लियर दिखाई दे रहा हो। अभी हम करते हैं आपको, मुझे लग रहा है कि क्लियर दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा और इसे बड़ा कर देते हैं। ओके, यहाँ पर जो है ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 13 जो है ये यहाँ पर हम शुरू करते हैं। दिया गया है कि HCF 255 867 ये बराबर है 51। तो LCM निकालना है हमें इनका। तो देखिए सिंपल है, जैसे हमने कल बताया था। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि देखिए भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका LCM गुणा HCF। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका दिया हुआ है इसे हम करते हैं। ठीक, तो इसके बाद देखिए क्या आपको दो संख्याएं दी हुई है, एक तो 255 है, एक 867 है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 255 रखा पहली संख्या की जगह और दूसरी संख्या की जगह रखा 867। और यहां पर आपको LCM निकालना है और HCF दिया हुआ है आपका 51। तो LCM हमें निकालना है और ये दिया हुआ है 51 HCF। तो देखिए LCM को हम इधर ही रखेंगे और ये जो 51 मल्टीप्लाई में है इधर आकर इन दोनों नंबर्स के जो है आपके डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। ठीक, अब इसकी जो है ना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे काटना चाहें 17 से काट दें, 17 तिया 34 और 17 तिया 51 और ये 17 ही कम 17 और बचेंगे 8, 17 पंजे 85 और अभी हमारा बचा यहाँ पर ये 3 पंजे 15, 5 बार कट गया और इनकी 5 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 3 और ये हो गया 4, यानी कि LCM आपका ये आ गया है। ठीक है, और यही आपका जो होगा आंसर होगा। इसके बाद हम देखिए बात करते हैं, ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। तो इसके बाद जो है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर जो 14 है, यदि HCF 26 है, यानी कि पहली संख्या यहाँ पर 26 है और 169, इन दोनों का जो HCF दे रखा है 13 दे रखा है, LCM निकालना है। सेम क्वेश्चन है, एज ए होमवर्क आप इसे कर सकते हैं। दो संख्याओं का HCF 16 है तथा गुणनफल 3032 है। अब की बार इसमें क्या करा कि दोनों की जो है ना अलग अलग संख्याएं ना देकर इन्होंने सीधा दोनों संख्याओं का गुणा दे दी है। ठीक, और HCF LCM निकालना है, बाकी सब सेम ही करना है इसमें। तो ये भी आप खुद कर लेंगे। अब 16वां क्वेश्चन देखिए, यदि P व 16 का LCM 32 हो और HCF 2 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। सेम वही आपको इसमें लगा लेंगे जो। ठीक, इसके बाद देखिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी आपको इन सब के गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो आप किसी भी तरीके से इनके फैक्टर कर सकते हैं, वो आप सबको मैंने कल बता ही दिए थे। तो फैक्टर करने के बाद में इसके बाद आप देखिए ये सब क्या हो गया,
यानी कि ये कल वाले ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें कराने में टाइम वेस्ट हम नहीं करते हैं, आपको ये आते ही होंगे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। अभी नेक्स्ट पेज पर देखिए, इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज में, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ओके, ठीक। तो ये क्या इसका ई पार्ट था। अभी हम क्या करते हैं, 18वां क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आ सकता है, आने की संभावना होती है। सपोज कीजिए इसमें पूछा गया कि दो संख्याएं दे दी आपको। देखिए मैं बाकी तो नहीं कर, ये छोटे क्वेश्चन नहीं कराता, मैं आपको बी पार्ट करा देता हूं। भाई दो संख्याएं आपको दे दी हैं, संख्याएं हैं जैसे क्वेश्चन नंबर जो 18 का जो है आपका बी। तो यहां पर पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी है 510, और आपकी जो दूसरी संख्या क्या है आपकी, ये है हमारी 96। तो अब हमें क्या है, सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो 510 के हम फैक्टर कर देंगे, आप रफ पेज पर इसके चाहें तो फैक्टर कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, 2 से शुरू करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और इसके बाद शुरू करेंगे हम 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और फिर देखिए 17 क्या है, या भाज्य संख्या है, तो यानी इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा में 17। इसके साथ ही अब हमारे पास है 96। तो 96 के फैक्टर क्या होंगे, वो भी हम यहाँ पर रफ पेज पर कर लेते हैं अलग। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 48, फिर किया तो 24, फिर किया तो 12, फिर किया तो 6, उसके बाद किया तो 2 3 आ गया 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 की पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 है, तो 5 एक पावर तो इसी के नीचे रखा, और बाकी 4 पावर हमने ये अलग अलग गुणा में करके लिख दी। और आपका एक 3 है, इस 3 को 3 के नीचे ही रखो। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर निकालता हूं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ होता है जो चीज कॉमन होती है वो उतार लेते हैं। देखिए एक फैक्टर 2 और एक 3 जो है यहाँ पर कॉमन है, 2 की 3 में गुणा करने पर 6, ये आपका आ गया है यहां पर एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लेना है, और जो नहीं है आपको वो भी लेना है। यानी कि इन सब की गुणा करने के बाद जो है आपका ये कर लेते, देखो सेम नंबर है 510, तो इतना ही हो जाएगा ये 17 तक, और 8 और 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 जो हो गया ये 16 से और गुणा कर देते हैं इसकी, यानी कि 510 गुणा 16, 0, 16 एकम 16 का एक 6 हासिल लगा, एक 16 पंजे 80 और एक 81, 8000 आपका 160 आ गया लगभग ये, ठीक है। तो ये आने के बाद में अब आपको प्रूव करना है कि जो ये फॉर्मूला, तो अब आपको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणा LCM। मैं इसे रफ को वर्क को इरेज कर देते हैं। तो अभी क्या है, देखिए इसमें मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो संख्याओं की गुणा कर देते हैं। संख्याओं की गुणा मैंने की है, संख्या है आपकी 510 और गुणा 96, इनकी गुणा आप करके लिखेंगे तो 0। अब देखिए 51 और 96 की गुणा कर लीजिए, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 6 9 5 और 3 8 और 4, तो हो गया 4 8 9 6 ये। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है, HCF की गुणा करनी है हमें LCM में। HCF हमारा आया था 6 और LCM आया था हमारा 8160। 6 0 6 36 का 6 का हासिल लगे 3, 6 कम 6 और 3 9 और 6 48। आप एक बात देखिए कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर राइट हैंड साइड के आ चुकी है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ये प्रूव्ड हो चुका है।
देखिए करना क्या था आपको, दो संख्या दी हुई हैं। सबसे पहले तो सॉरी इसका हमने एलसीएम निकालना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 का ये बी पार्ट था। तो इसमें हमने सबसे पहले देखे हमें गिवन है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसके मतलब दो संख्याएं दी हुई हैं, तो हमने दोनों के फैक्टर करके क्या करा, पहले एचसीएफ निकाला फिर एलसीएम निकाला। फिर हमें उसने कहा था कि आपको ये जो फॉर्मूला है ये भी प्रूव करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखिए इसे करने के लिए हमने क्या करा, पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, दोनों संख्याओं की गुणा करी, तो 48,960 हमारा आंसर आया। फिर इसके बाद हमने क्या करा, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करी, ये भी सेम आया। जब दोनों सेम आ गए तो हमारा क्या है, ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो एग्जाम में आ सकता है, आने के काफी चांसेस हैं। इसके बाद ये कई सारे जो क्वेश्चन है ना, 4-5 पार्ट, 3 पार्ट हैं इसके, तो ये भी आपका जो है आप हो जाएंगे। इसी तरह से आपको ये करनी है। इसके बाद हम आते हैं आपके क्वेश्चन जो है इसे करने के बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ लैंग्वेज लिख के ही इसे कर देना है। तो इसे हम अब आपको दिखाते हैं इधर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर है आपका 19, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 8 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए आपको इसमें क्या लिखना है, यदि 8 की घात n जहां पर एक नेचुरल नंबर होता है, 0 अंक पर समाप्त होता है, तो वह 5 से विभाज्य होगा। अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होगी। 6 नहीं है, यहां पर 8 है। यह संभव नहीं है क्योंकि 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या, देखो किसी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए क्या होता है, अगर वो इकाई अंक 0 होगा, सपोज कीजिए कोई संख्या मैंने ले ली 590 और उसका इकाई अंक 0 है, तो ये पक्का किससे कटेगा, 10 से कटेगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यानी 10 से जब विभाज्य है, और 10 के फैक्टर हम कैसे करके लिखते हैं, 2 गुणा 5। यानी कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 तभी तक होगा अगर उसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में होंगे, वरना नहीं होगा। अब यहां पर उसने 8 की पावर n कहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 8 के फैक्टर होते हैं 4 गुणा 2 कर लीजिए इसकी पावर n। अब यह 4 को भी इसे 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2 तो मौजूद है जैसे यहां पर है, लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो देखिए 10 बनने के लिए क्या होता है, 2 और 5 की गुणा होना जरूरी है। हमारे पास 2 और 5 था तो 10 बना, 0 बना, तो वो 0 से 0 काटेगा, यानी कि इकाई का अंक 0 होगा। लेकिन यहां पर क्या है, 8 है, 8 के जो फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आए, 5 नहीं आया। जब 5 आया ही नहीं है तो फिर आप जो है ना वो 2 के साथ मिलकर 10 बना ही नहीं सकता। 10 नहीं बनाएगा तो वो किसी 0 को काट नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, उस संख्या में जो हमें 8 की पावर n कह रहा है, उसमें क्या है हमारा जो है इकाई अंक 0 कभी नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। यदि p व q धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर है ab स्क्वायर, q बराबर है a स्क्वायर b, p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम p q का मान ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम का मान निकालना है इसमें, तो मैं यहीं पर करके दिखा देता हूं। चलिए भाई p बराबर आपको दे रखी है कोई संख्या, ये है ए बी स्क्वायर, तो इसकी गुणा कर दी हमने a और b अलग अलग, और q बराबर क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर b। तो देखो a को a के नीचे रखा और b को b के नीचे। अब ये एक a एक्स्ट्रा है तो इसे यहां रख देंगे। और मैंने आपको बताया था एलसीएम में क्या होता है, जो शुरू वाले से शुरू करे, जो कॉमन है उन्हें भी उतारो, a यानी और b, और जो जो बाकी बचे हुए हैं उन्हें भी लिख लो। यानी कि a तो अब 2 बार आ गया और b 2 बार आ गया, तो यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन है आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। अभी देखिए आपको छोटी क्लास में तो है नहीं है, आपको जो है ना बिल्कुल हाथ पकड़ के कराने की जरूरत नहीं है, और आप जो है ना अपनी बुक जो है एनसीईआरटी की, मुझे लगता है कि कंप्लीट कर ही चुके होंगे। तो बात करते हैं अब आपके जो है इस चैप्टर की। आज ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे
और आपको एक मैं बता दूं कि मुश्किल से हम जो है ना जितना जल्दी हो सकेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, उस चैप्टर को ही साथ ही इस मॉडल को पेपर को पूरा ही कंप्लीट करेंगे। इससे आपके कई बेनिफिट होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट, पिछले जो कुछ सालों में जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे आप सोल्व कर चुके होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उससे आपको फायदा क्या होता है कि देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे और वो आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में से या जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसमें से नहीं आते। तो इसमें क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आपके पास ये हो जाएगा कि भाई मैंने पिछले जो सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम सोल्व कर रहे हैं। अब इसमें में क्या है, देखिए अब जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। 21 में हमें क्या करना है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसे आपको करना ही करना है। तो देखिए करना क्या है, आपको ऐसी संख्या देखो जो 1 से लेके जो 10 तक संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालना है, और केवल इसमें तो 2520 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन करा ही चुके हैं इस टाइप का, और आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ये भी आपका हम करा चुके हैं। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे हम कराते हैं, और इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं कई क्वेश्चन आपको करा दूंगा। कि जो है √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका √2 एक अपरिमेय संख्या आ जाए, या आपका जो आ जाए √3 एक अपरिमेय संख्या है, या आ जाए √5 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी आ जाए, आपको सेम डिटेल लिखनी है और इसे हमें प्रूव करना होता है। किस तरह से प्रूव करते हैं इसे करते हैं जी हम, देखिए सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कर लेते हैं, देखिए मान कर चलते हैं कि √2 एक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो p/q के रूप में होती हैं, p/q के रूप में, जिसमें p और q जो है जैसे p/q की फॉर्म में होती हैं, या a/b कहीं लिख देते हैं, जहां पर p और q जो है पूर्णांक होते हैं, पूरे पूरे नंबर होते हैं, ठीक है। अब √2 को इसमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इस तरह में जहां पर आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, हम मानकर चलते हैं कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ये सेम ऐसा है, अगर किसी को बुरा सिद्ध करना है तो हम मानकर चलेंगे, देखो कि जी ये अच्छा आदमी है लेकिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो मतलब अपोजिट मानकर चलते हैं, और फिर हम आगे ये दिखा देंगे कि देखो जी जो हम मानकर चले थे ऐसा तो ये है ही नहीं है, तो ये तो उसका उल्टा ही होगा। तो इसे इस तरीके से क्या है, जैसे इसे अब अपरिमेय संख्या है तो हम मानकर चलते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहां पर देखिए, मैं आपको इसे अलग से लिख के दिखा रहा हूं, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका हल क्या होगा, यहां पर आप इसे करेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो ये इसका मतलब क्या है कि √2 जो है बराबर होगा p/q, ठीक, जहां पर pq सहभाज्य गुणांक वो गुणनखंड है, या p और q दोनों पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, ये परिभाषा के हिसाब से लिख दिया है। तो दोनों साइडों का देखो स्क्वायर कर देते हैं, हम वर्ग करते हैं, तो देखो √2 का हमने स्क्वायर करा, और यहां पर p का स्क्वायर और q का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका तो √ हट गया, तो ये बचा 2, और यहां पर q स्क्वायर जो था ये बटे में था, तो क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 2q² = p²।
इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसका मतलब क्या है, 2 जो है पी स्क्वायर का गुणनखंड है, पी स्क्वायर का गुणनखंड है। क्योंकि भाई पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, देखो तो की आ गया 2 गुणा क्यू स्क्वायर, तो भाई ये 2 गुणनखंड ही तो आ रहा है इसका, तो गुणनखंड है। अब क्या मान लेते हैं, इसीलिए अभी एक चीज और मान लेते हैं कि P को हम क्या है 2x या 2a या कुछ भी मान लेते हैं, चलो 2x मान लिया इनके हिसाब से। तो क्या करेंगे, P की जगह हमने 2x रख दिया यहां पर फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह रखा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, ये हो जाएगा जी 4x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो q हो गया आपका 2x स्क्वायर। अब क्या है, 2 किसका गुणनखंड आ गया, q का, क्योंकि q स्क्वायर के बराबर क्या होगा 2 गुणा x ऐसे करके, तो फैक्टर आ गया भाई इसका। तो 2 जो होगा q स्क्वायर का गुणनखंड होगा, q स्क्वायर का गुणनखंड होगा। अब देखिए जब q स्क्वायर का गुणनखंड हो जाएगा तो आपको क्या है, देखो यानी कि 2 जो है 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो पी स्क्वायर में भी है और क्यू स्क्वायर में भी है, यानी कि कॉमन है। जबकि परिमेय संख्या में ये कॉमन नहीं होता है, क्योंकि पी अपॉन क्यू क्या है, मतलब एक असहभाज्य संख्याएं होती हैं जो आपस में कटती नहीं है। लेकिन यहां पर तो आ रहा है भाई ये तो कटेंगी, जब इसमें फैक्टर कॉमन आ गया है तो ये तो कटना ही है। तो इसीलिए क्या है, हम मान कर चले थे कि ये सह पी और क्यू जो है पूर्णांक है और सहभाज्य हैं। कैसे हैं, पूर्णांक है और सहभाज्य हैं। दो जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है, जो गुणनखंड आया ये उभयनिष्ठ आ रहा जी, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अतः तथ्य विरोधाभास के कारण, तथ्य विरोधाभास के कारण यह सिद्ध नहीं होता है, नहीं होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए नंबर 2 ही तरह के होते हैं भाई, ये तो सिद्ध हुआ नहीं कि परिमेय संख्या है जो हम मानकर चले थे, तो क्या होगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 क्या होगी, जब परिमेय नहीं है तो भैया अपरिमेय होगी। ठीक, अब यहां पर क्या आता है, सपोज कीजिए आपसे कह दे कि √2 की जगह आपको यहां पर क्वेश्चन जो आ जाए कि भाई सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहां पर 2 है बस वहां पर आपको 3 करते चले जाना है। ठीक है, बस ये आपको करना है। सपोज कीजिए यहाँ 5 कह दे कि √5, तो जहां पर आपका 2 है वहां पर 5 करते चले जाइए। ठीक, ये 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ये 5 का स्क्वायर जहां पे आएगा 25 हो जाएगा। यानी कि आपको केवल लैंग्वेज यही रखनी है, ये लिख लीजिए, या छोटी सी करके मैंने ये लिखा दिया कि ये लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके 3 क्वेश्चन हो गए पूरे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको केवल ये मानकर कि मान √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे पी अपॉन क्यू मान लिया, स्क्वायर करा, इक्वेशन 1 बना ली। यहां पर दिख रहा है कि 2 जो है पी का गुणनखंड है, इसके बाद यहां पर p की जगह 2x रखा, तो यहां पर पता लगा भाई ये तो 2 जो है q का भी गुणनखंड है, गुणनखंड यानी कि कॉमन है, जो कि एक जो है आपकी परिमेय संख्या में नहीं होता है, क्योंकि वो सहभाज्य होते हैं जो p और q हमने पूर्णांक लिए। यानी कि जो हम मानकर चले थे वो तो बात सही हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है, हम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो पक्का ये भैया फिर अपरिमेय होगी। ठीक है, इसके साथ ही मैंने 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, वो आपको अब हो गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अभी इसमें इसे मिटाने के बाद है ना, अब आपके जो 3-4 क्वेश्चन है वो तो हो चुके हैं।
अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है ये परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, वो मैं आपको और बताता हूं, और इसके बाद ये आपका अगर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा तो आप उसे कर सकेंगे। देखिए सेम यहां पर क्या है जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये मैंने आपको बता दिया, केवल आपको नंबर चेंज करना है, 2 की जगह 3 रख देना है। ठीक, इसके साथ ही अंडर रूट 5 वाला आ जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो इसे भी देख लेते हैं। यदि एक व्यंजक जो है x और y का मैस है h है, तो व्यंजकों x प्लस वाई और x माइनस वाई का मैस है क्या होगा। एक बात देखिए, x प्लस वाई का तो x प्लस वाई है और x माइनस वाई, कुछ कॉमन है इनमें? कुछ भी नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसमें कॉमन क्या माना जाता है? 1, यानी कि 1 मैस है तो सबका ही होता है। तो कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो भाई लिख दो कि भाई तुम्हारा जो ये है इसका मैस है 1 है। ठीक है, यही आपको लिख देना है। अब चलिए चलते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। देखिए मैं ये जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये क्वेश्चन जो है फिलहाल आपके जो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो है आपके सिलेबस से क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। ये अब से 2-3 साल पहले तक तो थे, लेकिन आपके मॉडल में इसी वजह से दिए गए हैं कि पहले एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो व्यंजक जो होते हैं, तो जो व्यंजक होते हैं उनका जो सॉल्यूशन करना होता है, जैसे इनको x और x प्लस ए हो गया, और इनका जो है दो व्यंजकों का मैस है और लेस है, ये दे दिया। एक व्यंजक इतना है, दूसरा व्यंजक क्या होगा, वही फॉर्मूला लगा रखा है इन्होंने कि भाई पहली संख्या a है और HCF ये h है और ये l है, तो फॉर्मूला लगा दिया कि दोनों संख्याओं के गुणा बराबर लेस है गुणा मैस है। तो ये आपको बस क्या है, व्यंजकों के फैक्टर करके लिखने हैं और ये आपका जो है कट जाएगा। जैसे कि क्या है, यहाँ पर इन्होंने पहली संख्या मैस है और लेस है तो ये रख दिया, मैस है ये रहा, लेस है ये रहा, इस संख्या से काट दिया, 4 तिया 12, x से ये x कैंसिल, बस आपका x स्क्वायर बचा, और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ये कट गया। तो सॉरी ये दोबारा से देख लीजिए, 4 से कटा 3 बार, इस x से ये x कटा, और इसकी एक पावर से ये कटा और एक पावर से ये कटा, तो और ये बचा अब एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दूसरी संख्या आ गई। इसी तरह से आप 5वां, 6ठा, 7वां करना चाहें कर लीजिए, वरना ये मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो व्यंजक वाले जो क्वेश्चन है अब आपकी जो है सिलेबस में या एनसीईआरटी की बुक में भी तो नहीं थे। बाकी एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा इनमें भारी है नहीं है, मैंने आपको कल भी कराया था। अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए पहले बहुत आते थे ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, लेकिन जब से ये क्वेश्चन जो है इन्होंने किया है, किस तरह से, जो आपका ये जो 2-3 क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है ना ये 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दो व्यंजक a और b के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक h और l हैं। यदि a प्लस बी बराबर h प्लस l, तो सिद्ध कीजिए कि ये क्या होता है। देखो आप सब जानते हैं 8वें क्वेश्चन में यह देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है भाई कि a प्लस बी बराबर दे रखा है आपको h प्लस l, इक्वेशन नंबर 1। और अब हम जानते हैं, और यहां पे लिख देना कि भैया हम जानते हैं। अब आप क्या जानते हो कि दोनों संख्याओं की गुणा बराबर होता है HCF गुणा LCM, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जो समीकरण नंबर 1 है इसका वर्ग कर दो, या आपको देखो उसने कहा था सिद्ध करना, वर्ग करने का तो तरीका आपको पता है, आपको यहां पर सिद्ध करना है कि क्या जी, टू प्रूव दैट कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो मैंने ले लिया भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे ये h और l सिद्ध करना है, तो बस मैं क्या करूंगा, इसमें 2ab जोड़ा
और 2ab घटा दिया। तो ये तो मैंने बना दिया भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे बना दिया ab। अब इक्वेशन फर्स्ट से a प्लस बी की जगह मैंने रख दिया जी h प्लस एल और इसकी जगह रख दिया मैंने h गुणा एल। इसे फॉर्मूले के खोलेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा 2HL a खुल गया और माइनस 2HL ये कैंसिल और ये बच गया आपका h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये भी राइट हैंड साइड है। चाहिए तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें बस पावर 3 का दे रखा है, आपको इसी तरह से सोल्व कर देना है। ये भी क्वेश्चन सेम है, तो आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सेम करा दिए। एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपको मॉडल में दिए मैं तो करा दिए हैं। लेकिन अब आते हैं जी, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने जो है जैसा मॉडल में सोल्व किया उससे थोड़ा सा अलग सोल्व किया है। ठीक है, तो चलिए अब इसका करते हैं जो आपका आखिरी एक तरह से लास्ट टॉपिक है ये आपका इसमें, इस वाले चैप्टर में। आपका जो है, एक मिनट, यहां पर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, क्वेश्चन नंबर जो 11 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, हम अंडर रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, बस उसी को बेस मानकर हम इसे जो है सिद्ध करने चलेंगे। यानी कि क्या है, तो यहां पर लेकर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में कि माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस अंडर रूट 2 को हम p अपॉन क्यू के रूप में मान लेंगे, जहां पर p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं, ये तो डेफिनेशन में लिखा है परिमेय संख्या की। अब हम क्या करते हैं, 3 को तो ले गए हम उधर, तो ये रह गया अंडर रूट 2 इजिकल टू रह गया p अपॉन क्यू और माइनस का 3। ठीक, अब एक बात बताइए, यहां पर देखते हैं कि देखिए p अपॉन क्यू माइनस 3 कैसा है। देखो p अपॉन क्यू तो क्या है, आपका जो परिमेय संख्या है, और 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का आपस में जोड़ घटाना भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि p अपॉन क्यू माइनस 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है जी, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय, क्योंकि हमने सिद्ध करा है भाई अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, पिछले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये संख्या तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो आपस में बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो यानी कि यहां पर हमारा जो कथन है, हमारा जो सोचना है वो गलत है, जो हम सोच के चले थे कि भाई ये परिमेय है। तो यहां पे क्या है, देखो तथ्य विरोधाभास कर रहे हैं, ये परिमेय है, परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो और दोनों है बराबर, तो ये क्या है, विरोधाभासी बात हो रही है। देखिए अतः यहां तथ्य विरोधाभासी हैं, तथ्य विरोधाभासी हैं, तो यह सिद्ध होता है यहां, तो यहां 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या है, परिमेय संख्या जो मानकर चले थे वो नहीं है। अतः जब परिमेय नहीं है तो भैया क्या होगी, अपरिमेय होगी। 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, आपकी ये संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद आपको बता दूं, कोई सा भी क्वेश्चन हो सेम अभी आते हैं, जैसे आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा क्वेश्चन जो आपकी जो थ्योरी लिखनी है इसमें आपको। अब यहां पर आपको कुछ भी हो जाए, जैसे कि सपोज कीजिए आपका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 2 है, आपको मैं करके दिखाता हूं अभी एक और।
बस आपको शॉर्ट बता देते कि देखो जी 2 + √3 है, ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसे मैंने परिमेय मान लिया है। तो P/Q, अब √3 को इधर रखा और P/Q 2 को ले गया मैं उधर, ये हो गया। अब मैंने देखा कि ये तो परिमेय है, क्योंकि P/Q भी परिमेय है और 2 भी, और √3 को हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी तथ्य विरोधाभासी है। सेम लैंग्वेज आपको वही लिखनी है जो अभी मैंने लिखाई थी। सपोज कीजिए आपको आगे 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हमने माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो 7√5 क्या हो जाएगा, P/Q। तो क्या है, 7 जो आपके मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे हम डिवाइड में, तो हम क्या देखेंगे, P/7Q हो गया। अब P/Q भी आपका परिमेय है और 7 भी, तो ये सारा का सारा परिमेय होगा, लेकिन ये तो भाई अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, तथ्य विरोधाभासी हैं। अतः सिद्ध होता है कि जो है √2 सिद्ध, ये सिद्ध नहीं होता है कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरह से आपको ये करना है। तो इसके बाद अभी हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट पेज पर, और लास्ट पेज में भी सेम यही आपके क्वेश्चंस हैं और कुछ खास इसमें भी है नहीं है। और ये अभी देखिए बस इस लास्ट पेज को और कर देते हैं और आपका ये पूरा चैप्टर आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि 3 इसमें क्या करना है, 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे P/Q के मान लिया, 3 को यहाँ पे उठा के डिवाइड में कर लिया, तो सेम वही आपको लाइनें लिखनी है। ठीक, ये मैंने अभी आपको बताया था। सेम एक भी क्वेश्चन 15 आपने आप कर लेना है। यहाँ आपको दो संख्या 26 और 91 दे रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में आया हुआ है। चाहो तो आप कर सकते हैं कि एक संख्या, इसके पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, फिर इनका क्या है ये वाला फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुण। और ये भी देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आप 2022 में आया हुआ है। अब यहाँ पर एक 18 क्वेश्चन जो है थोड़ा इसमें जो बता रहे हैं कि P और Q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है, तो सिद्ध कीजिए कि √P + √Q एक अपरिमेय संख्या है। ये सेम उसी तरह से हो जाएगा जैसा कि आपका √2 वाला है। ये मेरे हिसाब से एग्जाम में तो आना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार इसकी बस थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं, वरना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। वरना देखिए करने को क्या है, आपका P और Q लिया और इसे क्या है दोनों साइड का स्क्वायर करके हम इसे करते जा रहे हैं, 2 बार स्क्वायर करके हमारी पोजीशन ये आ जाएगी, और हम मानकर चलेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन बाद में तथ्य विरोधाभासी हो जाएंगे। बस यहाँ पर नंबर की जगह क्या आपको A और B दे दिया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ फर्क है नहीं है। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, ये जो आपका कंप्लीट हो चुका है आज, और 2 लेक्चर में, और कल जो है एक जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका बहुपद, वो जो है मुश्किल से 1 लेक्चर में आपके बड़े से लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर समझ नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखकर जो है हमें बता सकते हैं, और हम आपके जो है ना उस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप जो है ना लगातार इसको जो अपने आप से जो है ना करते रहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो कराना संभव नहीं है, लेकिन 50% क्वेश्चन फिर भी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल मिलते हैं इस चैप्टर की को आप अपनी जो है तैयारी करिएगा, और हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के बाद में। और मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए तो आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन हमारी जो क्लास हो उससे पहले आप एक बार जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें जो आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर आप उन्हें सोल्व कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस लेक्चर में। तो यानी कि कल जो आपका चैप्टर नंबर जो 2 है उस पे जो शुरू करने से पहले आप एक बार एनसीईआरटी की जो है बुक में से वो क्वेश्चन उनके देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।